हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 रिवाइज करने जा रहे हैं। एक फुल रिवीजन करेंगे हम चैप्टर नंबर 3 का, जो है वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट हमने बुक का ही पीडीएफ बना लिया और इसी से हम रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कुछ चीज़ें यहाँ पे जो दी हुई हैं। पहला, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कैरसिटी। पहले जानना है कि वाटर रिसोर्सेज के बारे में क्या होता है। वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्स का मतलब होता है कोई चीज़ जहाँ से हम उस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, लेकर के आते हैं। तो वाटर हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, उस चीज़ को हम कह सकते हैं वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं। पहला क्या, यहाँ पे लिखा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा शॉर्टेज ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू इट्स डिमांड इज नोन एज वाटर स्कैरसिटी। मतलब कि वाटर की जितनी डिमांड है उसके हिसाब से जो शॉर्टेज चल रही है, डिमांड से अगर कंपेयर करें तो शॉर्टेज चल रही है, उसको बोलते हैं वाटर स्कैरसिटी के नाम से इसको जानते हैं। इसके क्या क्या रीज़न है, इसके क्या क्या रीज़न। पहला रीज़न ग्रोइंग पॉपुलेशन। पहला रीज़न है ग्रोइंग पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन जिस तेज़ी के साथ में बढ़ रही है और डिमांड बढ़ रही, पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब कि डिमांड बढ़ रही है बट सप्लाई उस हिसाब से मिल नहीं पा रही, इसलिए वाटर की जो है दिक्कत वहाँ पे आ रही है सप्लाई में। ठीक है, तो ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से दिक्कत आ रही है। मोस्ट ऑफ आवर सिटीज़ आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन की वजह से गाँव से लोग भाग रहे हैं शहरों की तरफ, तो आबादी शहरों में ज़्यादा बढ़ रही है। आबादी अगर बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, अ लार्ज पॉपुलेशन मीन्स मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज़ बट ऑल्सो टू प्रोड्यूस मोर फूड। वाटर का यूज़ सिर्फ और सिर्फ घर में जो काम होता है सिर्फ उसमें नहीं होता, उसके अलावा भी तो होता है। अगर आबादी बढ़ रही है तो वो एक तो वाटर को डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे, वो पानी पिएंगे, नहाएंगे, कपड़ा धोना, गाड़ी धोना या और भी जो काम हुए। सेकेंड चीज़, जो फूड का प्रोडक्शन होता है उसमें भी वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। खेती में यूज़ होता है, उसके बाद में जो भी अलग अलग रिफाइनरी वाली मशीनें होती हैं, फैक्ट्रीज होती है, वहाँ पर भी उसका यूज़ होता ही है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली भी यूज़ बढ़ता है। दूसरा यहाँ पे कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का जो कॉमर्शलाइजेशन हो चुका है, मतलब कि पूरी तरह से व्यवसायीकरण, बाजारीकरण हो चुका है। आफ्टर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आवर फार्मर्स आर प्रोड्यूसिंग कॉमर्शियल क्रॉप। आपको पता होगा ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। बहुत पहले एक छोटी सी कोशिश करी गई थी कृषि के मामले में पैदावार को बढ़ाने की, एग्रीकल्चर जो हमारा प्रोडक्शन था उसको बढ़ाने की, तो उसको नाम दिया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में जो हमारे फार्मर्स थे उनका फोकस ज़्यादातर आ गया कॉमर्शियल क्रॉप्स के ऊपर। कॉमर्शियल क्रॉप्स का मतलब होता है वो फसलें जो पैसा कमाने के काम आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गेहूं, चावल वगैरह अगर कोई उगाता है तो वो मेन फोकस होता है खाने के लिए। गेहूं, चावल, सब्जी या गन्ने का मेन फोकस होता है खाने के लिए। उसके अलावा जैसे कपास हो गया या कुछ और चीज़ें हो गई तो उनको कहते हैं हम कॉमर्शियल क्रॉप। वो कॉमर्स मतलब पैसे के लिए काम आती हैं। ठीक है, द कॉमर्शियल क्रॉप्स नीड मोर वाटर एंड अदर इनपुट्स। इन फसलों को पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसके लिए लोग अलग अलग इरिगेशन की टेक्निक, इरिगेशन मतलब सिंचाई की तकनीकों को यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्यूबवेल हो गया और वेल्स। ये दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर का लेवल नीचे जा रहा है। आपने वहाँ पे बड़े बड़े ट्यूबवेल लगा लिए। ट्यूबवेल समझ लीजिए एक पंप की तरह से होता है, बड़े साइज़ का पंप होता है जो ज़मीन के अंदर से पानी खींच करके बाहर लाता है। तो अगर ज़मीन से आप पानी खींचते जाएंगे तो नीचे पानी कम पड़ जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश होना, साफ भाषा में अगर कहा जाए तो बारिश होना। प्रेसिपिटेशन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन इंडिया बट अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ मानसून इन इंडिया इज अनसर्टेन। आपको पता होगा इंडिया में जो बारिश का मेन रीज़न होता है वो मानसून होता है। मानसून वो हवाएं होती हैं जो एक तरफ से आती हैं, इंडिया में बारिश कराते हुए चलती हैं हर तरफ। तो ये फिक्स नहीं होता है कि मानसून कब आएगा और कब जाएगा, कोई फिक्स डेट इसकी नहीं है, इसमें वेरिएशन होता रहता है। हमारे जो भी साइंटिस्ट है वो एक अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ इस डेट तक मानसून आ सकता है। इवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज़ अनइवन। बारिश भी बहुत अनइवनली होती है, कुछ हिस्सों में बहुत कम होती है, कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा होती है। द एवरेज प्रेसिपिटेशन इन इंडिया इज एज अ होल इज़ एस्टिमेटेड। जो अगर एक एवरेज निकाल सकते हैं तो 117 सेंटीमीटर इज़ अ ईयर और लेस देन 20 सेंटीमीटर इज इन द पार्ट ऑफ द थार डेजर्ट। इंडिया के अलग हिस्सों में 117 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है और जो थार डेजर्ट वाला हमारा एरिया है वहाँ पे 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे है आप देख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब आपको पता होगा औद्योगिकरण, जिसको हिंदी में कहते हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का लगाना।
एंड अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरों का विकास, शहरों का विकास, या कह लीजिए कि गाँव से जो लोग भाग करके शहर की तरफ आते हैं एक अच्छे रोज़गार की तलाश में। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट मतलब आज़ादी के बाद इंडिया विटनेस्ड इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और अर्बनाइजेशन भी हुआ, लोग भाग भाग के शहरों में भी आए और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगने लगी। टुडे लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज आर कॉमन इन फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफ मेनी एमएनसीज। कई बड़ी बड़ी एमएनसीज बनी वहाँ पर। द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैज़ मेड मैटर वर्स बाई एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्स। अब बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज अगर लगेंगी तो उनको फ्रेश वाटर चाहिए होगा। इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बीइंग हैवी यूज ऑफ वाटर ऑल्सो रिक्वायर पावर टू रन देम। अब इंडस्ट्रीज़ को क्या होता है ना, कुछ तो होती है जो पानी को डायरेक्टली यूज़ करती है, कुछ ऐसी होती है उनको पावर चाहिए होता है, तो वो पावर भी उनको पानी से ही मिलता है जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्म में होता है, तो इसके लिए भी पानी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात अर्बनाइजेशन, जो हमने पीछे देखा कि शहरों की तरफ लोग ज़्यादा भाग करके आएंगे तो सोसाइटी में पानी की स्कैर्सिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, हमारी कई सारी सिटीज़ ओवर पॉपुलेटेड हो चुकी हैं तो वाटर रिसोर्स की भी दिक्कत यहाँ पे हो रही है। दूसरी बात पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है वाटर में। ठीक है, ये बात थी क्वांटिटी के बारे में। अब देखते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। तो पहला इसमें टर्म है ओवर यूटिलाइजेशन एंड मिसयूज़ ऑफ वाटर। ओवर यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि जितनी ज़रूरत में आपका काम हो सकता था आपने उससे ज़्यादा यूज़ कर लिया, और मिसयूज़ का मतलब आपने गलत तरीके से यूज़ करा, जिस तरीके से आपको यूज़ नहीं करना चाहिए था। There are many states in India which have overutilized its water resources like Punjab and Haryana. Due to this, the water table in these states has lowered. अगर आप बहुत ज़्यादा पानी को यूज़ कर लेंगे तो जो वाटर लेवल होगा वो नीचे चला जाएगा, जाहिर सी बात है। सेकेंड टर्म है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से क्या होता है कि पानी हमारे पास में अवेलेबल तो है बट वो पानी हमारे यूज़ का नहीं, वो पानी गंदा हो चुका है, तो पहले आपको उस पानी को साफ़ करना पड़ेगा। पॉल्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्स इज़ अनदर फैक्टर which is responsible for water scarcity. Domestic waste and industrial waste are the main factor responsible for pollution of water. डोमेस्टिक वेस्ट जो होता है सारा का सारा वो नालियों से होती है, बड़ी बड़ी नदियों में गिरा दिया जाता है, और जो इंडस्ट्रीज से निकलता है कचरा, कचरे के साथ साथ में केमिकल्स जो निकलते हैं तो उसको भी बिना कुछ ऐसे रिफाइन किए डायरेक्ट पानी में वो लोग गिरा देते हैं। इससे पानी के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज़ एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमॉन्ग डिफरेंट रीजन्स आर द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कैर्सिटी। तीन बड़े बड़े रीज़न यहाँ पे एक लाइन से लिख दी। पहला ओवर एक्सप्लॉयटेशन, पानी का जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है गलत तरीके से, एक्सेसिव यूज़ एंड अनइक्वल एक्सेस कि सबको बराबरी से पानी मिल भी नहीं पा रहा है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स आर कॉजिंग इकोलॉजिकल क्राइसिस। पानी का जो गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और जो मिसमैनेजमेंट, ठीक तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, इन चीज़ों से इकोलॉजिकल क्राइसिस भी पैदा हो रहा है, हमारे इकोसिस्टम पे इफेक्ट आ रहा है। तो नीड ऑफ आवर मतलब अभी ज़रूरत हमारी मेन क्या है, टू कंजर्व एंड मैनेज द वाटर रिसोर्सेज, कि पानी को हमें बचाना है और वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, मैनेज करना है। ये पूरा चैप्टर इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, इसी चीज़ के बारे में बताएगा। पहली बात, अब यहाँ कुछ बातें पॉइंट वाइज लिखी हुई हैं। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन अर्थ, ये आप सबको पता है कि अर्थ पे लाइफ के लिए वाटर कितना ज़रूरी है। इट इज़ बिलीव दैट द लाइफ फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन वाटर, सबसे पहले ज़िंदगी कहाँ जीवन पाया गया था, वाटर में पाया गया था। ठीक है, वाटर इज़ इन फैक्ट अ प्री कंडीशन ऑफ लाइफ, कि लाइफ के लिए पहले वाटर होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, खेती मतलब किसानी, आप किस तरह की फसलें उगाएंगे ये भी बहुत हद तक डिपेंड करता है, वाटर के ऊपर डिपेंड करता है। वाटर अपने अंदर मिनरल्स को घोल लेता है, डिज़ोल्व कर लेता है, मिनरल्स और अदर न्यूट्रिएंट्स, और जब ज़मीन से पौधे उस पानी को सोखते हैं, उस पानी को अपने ऊपर वो सोखते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, तो उस पानी के साथ साथ में ये मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी उनके पास में पहुंच जाते हैं। इसलिए वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इंडिया में, बिकॉज हमारी इंडिया जो वो एग्रीकल्चरल कंट्री है। वाटर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया, ठीक बात है, इंडस्ट्रीज अगर कहीं भी होंगी तो वाटर चाहिए ही होगा। वाटर इज़, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हाँ ठीक है, वाटर इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन, ड्रिंकिंग और डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी वाटर चाहिए होता है घर में हमारे अलग अलग काम के लिए। अर्बनाइजेशन की वजह से हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो चुका है, अर्बनाइजेशन की वजह से हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बदल चुका है, और इसकी वजह से वाटर की जो डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
दिन ब दिन डिमांड हमारी बढ़ती जा रही है। सो कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आवर नेचुरल इकोसिस्टम। पानी बचाना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो हमारा पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, इकोसिस्टम हमारा इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उसका डिग्रेडेशन होने से हमें बचाना है। इसके लिए भी वाटर को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन अब हमारे सामने बड़ा सवाल ये है कि कैसे। अभी हमने ये जाना कि हाँ हमें वाटर कंजर्व करना है, हमें मैनेज करना है, बट कैसे करना है, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल जो है या हिस्टोरिकल जो है उन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स कहीं से लेकर के आए हैं, तो उन्होंने देखा है कि हाँ पहले डैम्स बनाए जाते थे और रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह, ये दो बड़े मेथड हुआ करते थे जो वाटर को उस टाइम बचाने के काम आते थे। डैम क्या होता है? डैम इज़ अ बैरियर अक्रॉस द फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट, डिसेक्ट और रिटार्ड्स द फ्लो। डैम एक कंस्ट्रक्शन होता है जो वाटर के फ्लो को रोकता है, उसको अपने हिसाब से हम घुमा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और रिजर्वायर बनाते हैं, वहाँ पे एक डैम के साथ में एक रिजर्वायर भी बना होता है, झील या तालाब वगैरह होता है। बट डैम्स आर नाउ रेफर्ड टू एज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। लेकिन अब जो डैम होते हैं उनके कई सारे यूज़ होते हैं। वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी हम डैम पर लगाते हैं, मतलब वहाँ पे हम पानी से बिजली पैदा करते हैं वहाँ पे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगले पेज की तरफ में आते हैं। एक इंडिया का मैप दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट ये क्या होता है? इसको कहते हैं द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया का मंदिर भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी आपको थोड़ी देर में ये चीज़ समझ में आ जाएगी। एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट वो होता है विच फुलफिल्स अ वैरायटी ऑफ पर्पस एट द सेम टाइम, कि एक बार में हमारे कई सारे पर्पस को वो पूरा करता है। जैसे कि इरिगेशन, उससे हम सिंचाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, खेतों में पानी पहुँचाने के लिए। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के काम आता है, जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं। फ्लूड कंट्रोल, बाढ़ को हम उससे रोक सकते हैं कि पानी के फ्लो को हमने रोक दिया, हमें पता रहता है कि बाढ़ अगर आती है तो पानी का फ्लो हम रोक सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी दूसरी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, तो बाढ़ से हम बचा सकते हैं। फिश ब्रीडिंग, पानी को वहाँ पर रोक के हम मछली पालन कर सकते हैं। और सॉइल कंजर्वेशन भी होता है, मिट्टी को बचाने के काम आता है, कटने से, मिट्टी को कटने से बचाने के काम आता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था? डैम्स को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, एक नंबर में ये चीज़ पूछ सकता है कि ये चीज़ किसने कही थी। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा, जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम्ड द डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? पहला, जनरेशन ऑफ पावर। पावर मतलब बिजली, सीधी बात, पावर मतलब जिससे हम कुछ काम कर सके। तो आज के समय में देखा जाए तो पावर का मतलब बिजली से होता है, बिजली से हमको पावर मिलती है, उससे हम बड़ी बड़ी मशीनों को चला पाते हैं, बिकॉज अभी मशीनों का युग चल रहा है सब कुछ। दीज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट आर द मेन सोर्स ऑफ पावर जनरेशन। इंडिया में पावर जनरेशन का सबसे बड़ा काम अभी इन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से होता है। देखिए इसके फ़ायदे भी है, बिजली बनती है, कोयले से बनती है और सोलर एनर्जी से भी थोड़ा बनती है, विंड एनर्जी होगी, सबसे मेन आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है, मतलब बिजली, पानी से बनने वाली बिजली। कोयला कभी ना कभी ख़त्म होना है। और दूसरी बात, कोयले से अगर आप बिजली बनाएंगे तो उसमें धुआं भी काफ़ी निकलता है, मतलब पोल्यूशन भी काफ़ी होता है, इसलिए ये सबसे सेफ तरीका है। तो हमारी कंट्री का टोटल 26% जो पावर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो जनरेशन डैम से होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो। दे प्रोवाइड अस नीट, पॉल्यूशन फ्री एंड चीपेस्ट एनर्जी। हमने अभी बताया ना पॉल्यूशन फ्री होता है वो, तो पॉल्यूशन फ्री एनर्जी हमको वहाँ से मिलती है, विच इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। हमारा पूरा का पूरा एग्रीकल्चर इसी चीज़ पे टिका हुआ है। सेकंड पॉइंट क्या दिया? फ्लड कंट्रोल। फ्लड मीन्स बाढ़, जो गाँव में बाढ़ आ जाती है। दीज प्रोजेक्ट्स कंट्रोल द फ्लड्स बिकॉज वाटर कैन बी स्टोर्ड इन देम। पानी को हम रोक के रखते हैं, इसलिए हम फ्लड आने से सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। दीज प्रोजेक्ट्स हैव कन्वर्टेड मेनी रिवर्स ऑफ सॉरोज इनटू रिवर्स ऑफ बून। रिवर्स ऑफ सॉरोज का मतलब, देखिए सॉरो मतलब होता है दुख, तो रिवर ऑफ सॉरो का मतलब है वो नदियाँ जो दुख लेके आती है। दुख का मतलब बाढ़। तो ऐसी कई सारी नदियाँ जो शोक की नदी जिनको कहा जाता था, अलग अलग जगह कहते हैं कि इस जगह की शोक की नदी ये है, इस जगह की शोक की नदी है, मतलब वो नदी उस एरिया में हर साल बाढ़ लेकर के आती ही आती थी। तो उन नदियों पर डैम बनाया गया और बाढ़ को आने से रोका गया, कंट्रोल किया गया। तो अब वो रिवर्स ऑफ बून कहा गया कि अब उन नदियों से हमारा फ़ायदा हो रहा है। जैसे एग्जांपल दिया रिवर कोसी, एक कोसी नदी थी, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन भी होता है। दीज कंजर्व द सॉइल बिकॉज दे स्लो डाउन द स्पीड ऑफ वाटर। देखिए पानी जिस स्पीड से जाएगा, जितनी तेज़ी से जाएगा, उतनी ज़्यादा मिट्टी वो अपने साथ में लेकर के जाएगा। मिट्टी का मतलब सॉइल। तो इसलिए जब स्पीड को कम कर देंगे तो सॉइल भी कंजर्व होगी, पानी मतलब मिट्टी वहाँ से बचेगी।
इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब सिंचाई, खेतों तक पानी पहुंचाना नहर लगा के या जिस भी तरीके से। दीज प्रोजेक्ट्स आर द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर आवर कंट्री। हम डैम बनाते हैं, फिर डैम को कनेक्ट कर देते हैं एक नहर के ज़रिए से, वो नहर खेतों तक पानी पहुंचा देती है। ज़रूरत कब पड़ती है? जब ड्राई सीज़न होता है। देखिए मानसून जब आएगा तब तो बारिश हर जगह होनी ही होनी है, दिक्कत तब होती है जब मानसून नहीं होता है। उस वक्त में खेतों में पानी कहाँ से पहुँचेगा? ड्राई सीज़न में, तो वो हम यहाँ से ले लेते हैं पानी। देखिए यहाँ पे दिया कई सारी कैनल्स बनाई जाती है, डग एंड दे इरीगेट ड्राई एरियाज, खोदी जाती है नहरें और वो पानी पहुँचाती हैं। अफॉरेस्टेशन, trees are systematically planted in and around reservoirs. These help in preserving wildlife and natural ecosystem. जहाँ पर भी हम वाटर का रिजर्वायर बनाते हैं, मतलब एक पॉन्ड वगैरह डैम से कनेक्ट करते हैं, उसके आसपास में हम कुछ पेड़ लगा देते हैं जिससे हमारा एक वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम हमारा बना रहा है, नेचुरल वाला। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं। वाटर नेविगेशन, multi-purpose rivers valley project often provide for inland water navigation through main rivers and canal. It is the cheapest means of transport for heavy goods. देखिए इससे क्या होता है, नेविगेशन मतलब पानी के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। अब इससे कुछ जो कई सारी नदियाँ और कैनाल्स हम बनाते हैं तो उससे ट्रांसपोर्ट का भी थोड़ा सा काम कर सकते हैं, थोड़ा सामान वहाँ से लेकर के जा सकते हैं। फिशरीज़, अभी पीछे हमने आपको बताया था कि जहाँ भी ऐसे डैम बनाए जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग तरह की ब्रीड की फ़िश लाई जाती हैं और उनके लिए एक आइडियल कंडीशन प्रोवाइड कराई जाती है जिससे हम मछली वहाँ पे पाल सके, मछली पालन हो और बहुत ही सस्ते दामों पे मछली सबको अवेलेबल हो सके खाने के लिए, जो एक प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स होती है। टूरिस्ट सेंटर, ये एक घूमने का सेंटर भी बन जाता है टूरिस्ट के लिए। दीज प्रोजेक्ट्स आर एज वेल केयर्ड एंड आर साइंटिफिकली डेवलप्ड, सो दीज बिकम द सेंटर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट का यहाँ पे इसको डेवलप करने में एक कंट्रीब्यूशन होता है, तो उस चीज़ को देखने के लिए भी लोग आते हैं कि एक डैम आखिर काम कैसे करता है। आप लोग भी सुन रहे हो कि डैम या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो आपके दिमाग में चीज़ें इस वक्त चल रही होंगी कि कैसे बनती है बिजली, तो लोग देखने के लिए इस पर्पज़ से भी वहाँ पे जाते हैं। इन रिसेंट ईयर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटनी एंड अपोजिशन ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। कुछ, अब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती, कुछ उसके डिमेरिट्स भी होते हैं, कुछ लिमिट्स भी होती है, लिमिटेशंस। पहला क्या, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द डैम इज़ वेरी हाई, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल एंड इंजीनियरिंग स्किल। देखिए इतना आसान नहीं होता है कि एक बहती हुई नदी को आप रोक सकें और उसको अपने हिसाब से यूज़ करें। पहली बात, उसके लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए और दूसरी बात, उसके लिए आपको इंजीनियरिंग स्किल्स भी चाहिए बहुत सारी। ठीक है, अलॉन्ग विद द मॉडर्न मशीनरी विच इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया, और बहुत सारी मॉडर्न मशीनरीज चाहिए होती है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं। जो एक डैम बनता है तो अगर आप उससे बिजली पैदा करना चाहते हैं तो आपको स्पेशल टाइप की ब्लेड्स चाहिए होती हैं, जैसे पंखे में ब्लेड्स लगी होती है बट बहुत स्पेशल टाइप की चाहिए होती है। तो सबका प्रॉपर प्रोसेस होता है, उसके बनाने का अलग तरीका होता है, तो वो चीज़ें इंडिया में उतनी ज़्यादा अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अ वास्ट वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा मीन्स प्लांट, फौना मीन्स एनिमल, as well as human settlements get submerged in the water of reservoir found by dam. These have been the cause of many social movements like नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड टिहरी डैम आंदोलन। कुछ इससे दिक्कत भी आती है, जो हमारे आसपास का इकोसिस्टम होता है, जो वहाँ पे वेजिटेशन होता है या एनिमल्स होते हैं, तो इफेक्ट आता है उनके ऊपर भी, थोड़ा सा खतरा मंडराता है। तो दो मूवमेंट्स चले थे इसके खिलाफ, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था एक, और एक टिहरी डैम आंदोलन हुआ था। ठीक है, थर्ड पॉइंट, एडवर्स इफेक्ट ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। मिट्टी की फर्टिलिटी से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि डैम जो होते हैं वो पानी के फ्लड को रोक के रखते हैं। अब क्या होता है कि पानी अगर कहीं से आता भी है तो अपने साथ में न्यूट्रिएंट्स भी लेकर के आता है। अगर बाढ़ आती है तो बाढ़ वो कहीं से पानी आ रहा है, जहाँ से वो पानी आता है तो अपने साथ में कुछ चीज़ें वो लेकर के आता है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेकर के आता है, जिससे मिट्टी की सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो इससे फर्टिलिटी बढ़ नहीं पाती है। फोर्थ पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ऑन द रिवर द फिश इन द डाउन स्ट्रीम एरिया डू नॉट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट मटेरियल। अब समझिए इस चीज़ को, नदी है, मेनली नदी का फ्लो कहाँ से होता है, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ होता है। कोई भी नदी होती है तो वो अपसाइड डाउन चलती है, कोई भी चीज़ होती है ऊपर से नीचे ही आती है अपने आप। ठीक है, तो अब नदी में मछलियाँ होंगी ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। एक मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो आपने पानी के बहाव को कम कर दिया, तो डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे के साइड में जो मछलियाँ होती हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं जो पानी के साथ में आते हैं लगातार रेगुलेशन की वजह से। तो इससे एक नेचुरल फ्लो टूट जाता है, कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो डाउनवर्ड एंड एक्सेसिव सेडिमेंट एट द बॉटम ऑफ रिजर्वायर।
इससे ये भी होता है, सेडिमेंट समझते हैं वो चीज़ जो पानी में बैठ जाती है। अगर पानी में आप मान लीजिए 1 गिलास पानी आपने लिया, आपने उसमें कुछ मिट्टी या रेत वगैरह डाल दी, पानी आपका मूव, आपने उसको अच्छे से को मिक्स कर दिया, छोड़ दिया, थोड़ी देर बाद पानी में वो गंदगी जो होती है वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है, ठीक है। सेडिमेंट उसी को कहते हैं। तो जब पानी अगर बहता रहेगा तो सेडिमेंट नीचे नहीं बैठने वाले, बट अगर पानी रुका रहेगा तो सेडिमेंट में दिक्कत आएगी। तो जो पुअर सेडिमेंट होता है वो नीचे की तरफ बह जाता है, और जो भारी वाले सेडिमेंट होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, रॉकियर स्टीम बेड्स बन जाते हैं और पुअर हैबिटेट बन जाता है रिवर्स एक्वेटिक लाइफ, मतलब जो एक्वेटिक जानवर वहाँ पर रहते हैं, जो लाइफ रहती है, उनके लिए एक प्रॉपर वो इन्वायरमेंट उनको नहीं मिल पाता है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। हाँ, पानी आपको पूरे साल नहीं मिलने वाला है, बिकॉज जब डैम से पानी आप रिलीज़ करेंगे तभी पानी मिलेगा, अदरवाइज पानी वहाँ पे डैम में रुका रहता है। डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, इस वजह से कई सारे स्टेट के बीच में डिस्प्यूट भी हो जाते हैं। दिस इज़ द वन ऑफ मेजर कॉज ऑफ डिले ऑफ मेनी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। डिस्प्यूट की वजह से कई सारे प्रोजेक्ट पड़े रहते हैं, ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, ठीक है। स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है कि पानी कौन कितना यूज़ करेगा, डैम की हाइट कितनी होगी, और कई सारी चीज़ों पर ऐसे डिस्प्यूट चलते रहते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। द बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम रिजल्ट इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। द लोकल पीपल ऑफन हैड टू गिव अप देयर लैंड एंड लाइवलीहुड एंड देयर मर्ज एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर द ग्रेटर फूड ऑफ नेशन। अब देखिए, कहीं भी अगर आप डैम बनाएंगे तो डैम के आसपास जो लोकल लोग रह रहे होंगे उनके ऊपर भी इफेक्ट आता है, उनको वो जगह छोड़नी पड़ती है, उनकी जो ज़मीन होती है वो उनको मजबूरन छोड़नी पड़ती है, बिकॉज सरकार को चाहिए डैम बनाने के लिए। तो अगर वो छोड़ेंगे तो उनको कहीं और वहाँ से हट करके जाना पड़ेगा अपने परिवार को अगर चलाना चाहते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग मीन्स फसल उगाना, तो उसका पैटर्न चेंज होता है। कैसे? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग assured means of irrigation to farmer. Due to this, most of the farmer have changed the cropping pattern, shifting to water intensive and commercial crop. This has led to salination of soil, leading to ecological imbalance. अब लोग अलग तरह की फसलें उगाने लगे हैं। पहले क्या था कि पानी प्रॉपर नहीं मिल पाता था, बट अब मिल गया, तो अब ज़्यादातर लोग सोचते हैं कॉमर्शियल क्रॉप उगाते हैं, कॉमर्शियल क्रॉप जिसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और इसमें आपका फ़ायदा भी ज़्यादा होने वाला है। तो इससे मिट्टी में थोड़ा सा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है। अगर आप हर तरह की फसल नहीं उगाओगे तो वहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू दिस प्रोजेक्ट्स अरोज ड्यू टू देयर फेल्योर टू अचीव द पर्पज फॉर विच दे वर बिल्ड। द डैम्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स हैव ट्रिगर्ड फ्लड्स ड्यू टू सेडिमेंटेशन। अब डैम्स होते हैं वो बनाए गए थे फ्लड को रोकने के लिए, बट सेडिमेंटेशन की वजह से फ्लड आ जाता है। Moreover, the big dams have mostly been unsuccessful in controlling floods at the time of excessive rainfall. जो बड़े बड़े डैम हैं, अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है तो वो भी बाढ़ को रोक नहीं पाते हैं, उनको डैम से पानी छोड़ना ही पड़ता है, जिसकी वजह से कई सारे स्टेट्स में फ्लड आ जाता है। इट्स ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ये एक बहुत बड़ा रीज़न बनते हैं अर्थक्वेक के लिए। कॉज वाटर बॉर्न डिजीज़, पानी से पैदा होने वाली कई सारी बीमारियाँ भी हो जाती हैं, उसमें पेस्ट मतलब कई तरह के कीड़े पैदा हो जाते हैं, एंड पॉल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर। तो अर्थक्वेक का भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है, बिकॉज पानी इकोलॉजिकल सिस्टम जब पूरा फ्लो बिगड़ जाता है ना, तो एक चीज़ दूसरे को इफेक्ट करती है, बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करती है। आप खुद ही सोचिए, जो पानी लगातार बह रहा था वो पानी रुक गया, महीनों पानी रोक के कहीं पे और हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं, ज़बरदस्ती हमने बहुत सारा पानी इकट्ठा किया, तो क्या वो इफेक्ट डालेगा हमारी अर्थ के ऊपर। तो एक वो रीज़न बनता है अर्थक्वेक आने का, जहाँ बहुत बड़े बड़े डैम होते हैं, ठीक है। ओके, एक बहुत अच्छा पॉइंट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मेरे ख्याल से ये चीज़ आप लोग बचपन से पढ़ते होंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। सीधी साफ भाषा में अगर समझाया जाए तो इसका मतलब यही होता है कि बारिश के पानी को बचाना और उसको अपने डेली लाइफ में यूज़ करना है। कि आपने छत के ऊपर कुछ सिस्टम ऐसा बना दिया कि छत के ऊपर जो भी पानी इकट्ठा हो रहा है, आपने पाइप लगा के उस पानी को कहीं पर बगल में गड्ढा खोदा और इकट्ठा कर लिया। अब इस पानी को आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप इस पानी को खाने या पीने में यूज़ नहीं करेंगे, बट आप गाड़ियाँ धोने के लिए या पेड़ पौधों में डालने के लिए आप इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। मैनी थॉट दैट द गिवन डिसएडवांटेज एंड राइजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वॉज अ वायबल अल्टरनेटिव। लोगों को एक अल्टरनेटिव दिख रहा था, बोथ सोशियो इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली। ये बहुत कॉस्टली नहीं होता, सिंपल आपको थोड़ा सा पाइप लगाना होगा, बगल में गड्ढा खोदना होगा, बस। डैम के लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होती हैं, ठीक है।
तो इन एंशिएंट इंडिया अलॉन्ग विद द सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर देयर एग्जिस्टेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडिशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो प्राचीन काल से सिस्टम चला आ रहा है। इट्स अ टेक्निक ऑफ इंक्रीजिंग द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर बाय कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर बाय कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर सच एज परसोक्लेटिंग पिट्स, चेक डैम्स। मतलब यही कि छत पे आपने कुछ जुगाड़ लगाया और बारिश के पानी को बगल के ज़मीन में इकट्ठा कर दिया, तो वो ज़मीन में जाएगा, वहाँ पहुँचेगा और अंडरग्राउंड जो वाटर है वहाँ वो पहुँचेगा, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसको रिचार्ज करेगा दोबारा से। पीपल हैव बीन यूजिंग वाटर हार्वेस्टिंग मेथड सिंस टाइम इमेमोरियल, कि हमें याद भी नहीं है कि लोग कब से टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। पीपल हैड एन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ रेनफॉल, लोगों को रेनफॉल की बहुत डेप्थ में नॉलेज है, रेनफॉल रिजिम्स एंड सॉइल टाइप्स एंड डेवलप वाइड रेंजिंग टेक्निक्स टू हार्वेस्ट। ठीक है, उन्हें ये चीज़ बहुत पहले से पता। देखिए यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हैं कि कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जाती है। यहाँ पे उन्होंने छत के ऊपर लगा दिया है, यहाँ से पानी इकट्ठा हो रहा है टैंक में और ज़मीन के अंदर धीरे 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 जा रहा है। फिर जब हम नल से पानी निकाल रहे हैं तो समझिए यही पानी ज़मीन के अंदर से रिफाइन होकर के दोबारा हमारे नल से बाहर आ रहा है। यहाँ पर भी इन्होंने यहाँ लगा दी है एक डगवेल करके और सारा पानी अंदर ही भेज दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा आगे आते थोड़ा सा, ग्राउंड वाटर की बात हो रही थी ना। हाँ, हार्वेस्ट ग्राउंड वाटर को कैसे हम दोबारा से कर सकते हैं, बचा सकते हैं। रिवर वाटर एंड फ्लड वाटर कीपिंग विद द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन एंड देयर वाटर नीड्स, डिफरेंट रीजन हैव डेवलप्ड डिफरेंट टेक्निक्स टू कंजर्व वाटर। अलग अलग क्षेत्र में लोग अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से पानी को बचाने के लिए। माउंटेन्स में लोग क्या करते हैं, वो डाइवर्जन चैनल बनाते हैं, उसको गल या कल बोलते हैं एग्रीकल्चर के लिए, कि पहाड़ से पानी, नदी तो मेन पहाड़ों से ही आती है, तो बीच में नदी को काट काट के वो डाइवर्जन बना देते हैं ताकि पानी को हम वो यूज़ कर सकें। पीपल लिविंग इन एरिड रीजन्स लाइक राजस्थान, मतलब जहाँ सूखा पड़ता है, वो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए। वहाँ पीने के पानी की भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है राजस्थान जैसे एरिया में। इन द फ्लड प्लेन एरियाज, जहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, इनंडेशन चैनल्स वर यूज टू इरीगेट द फील्ड्स बाय द पीपल, वो नदियों के रास्ते में काट काट के ऐसे चैनल बना देते हैं कि जो पानी बाढ़ ला सकता था वो पानी हम खेतों में यूज़ कर सकें। द एग्रीकल्चरल फील्ड्स वर ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू rain fed storage structure that allowed the water to stagnate and moisten the soil like the खादीन्स इन जैसलमेर एंड जोहाद इन अदर पार्ट्स ऑफ द राजस्थान। देखिए इसका मतलब है ये है कि जो एग्रीकल्चर फील्ड हमारी होती है उसको इस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं कि वो रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर का काम करे, कि बारिश का पानी वहाँ पर रुके और वहाँ की जो ज़मीन है वो उसको नमी पहुँचाए वहाँ की ज़मीन को। ये काम भी मेनली राजस्थान में किया जाता है बिकॉज वहाँ की ज़मीन ज़्यादा सूखी होती है। ठीक है, इन द सेमी एरिड, जहाँ पे इतना सूखा नहीं पड़ता है, या एरिड रीजन राजस्थान वाले में, पर्टिकुलरली इन पहलोदी, बीकानेर एंड बाड़मेर, ये 3 नाम दिए। यहाँ पे ज़्यादातर घर जो होते हैं ना, इनमें अंडरग्राउंड टैंक होते हैं पानी को इकट्ठा करने के लिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर वो बाहर रहेंगे तो धूप की गर्मी से पानी ज़्यादा उसमें उड़ सकता है, इवेपोरेट हो सकता है, तो नीचे रहेगा तो बचा रहेगा। इन दीज रीजन्स रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वॉज यूज टू स्टोर वाटर। हाँ, मेनली इन सब रीजन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग ही लोग यूज़ करते हैं और बड़े बड़े टैंक बनाते हैं उस जगह को वापस से पानी पहुंचाने के लिए। ठीक है, दीज टैंक्स वर कनेक्टेड टू द स्लोप रूफ थ्रू अ पाइप, ये छत के ऊपर स्लोप बनाते हुए एक पाइप, स्लोप मतलब कोई भी चीज़ जो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो पानी अपने आप फिर यहाँ से, मान लीजिए आपकी छत अगर ऐसे है, ठीक है, ये आपकी छत का एरिया है, तो पाइप के थ्रू पानी यहाँ से धीरे धीरे नीचे चलता हुआ चला आएगा, ज़मीन के अंदर चला जाएगा। जब तभी जाएगा जब आपने इसको स्लोप दिया होगा, बिकॉज पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो आपको एक स्लोप देना पड़ेगा वहाँ पर, एक ढलान। रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप्स वुड ट्रेवल डाउन द पाइप एंड वॉज स्टोर्ड। हाँ, वही जो भी ने बताई कि टंकास का नाम यहाँ पे दिया, मतलब टैंक, वही टैंक जो ज़मीन के अंदर बनाई जाती थी। ठीक है, ये वहाँ पे इकट्ठा होगा। अच्छा, द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन वाटर वॉज यूजली नॉट कलेक्टेड, पहला जो बारिश का पानी होता है उसको लोग कलेक्ट नहीं करते, क्योंकि समझिए उस पानी से छत और पाइप साफ़ हो जाते हैं, उसके बाद से वो कलेक्ट करते रखते हैं। रिचार्ज थ्रू एबंडेंट डगवेल, एक डगवेल, अभी आपने 2 चीज़ यहाँ देखी थी, ये डगवेल होता है, ये डगवेल होता है, ये होता है डायरेक्ट रिचार्ज थ्रू हैंडपम्प, कि हैंडपम्प से हमने कर दिया खींच के, ये होता है डगवेल की पूरा का पूरा खुद ही अंदर वो पहुँच जाता है। रूफ टॉप रेन वाटर इज कलेक्टेड यूजिंग अ पीवीसी पाइप, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, मतलब कि आपके घर में जो प्लास्टिक वाले पाइप यूज़ होते हैं मेनली वो पीवीसी पाइप होते हैं जो पानी में यूज़ होते हैं। ठीक है, इट इज़ फिल्टर्ड यूजिंग सैंड एंड ब्रिक्स, बालू और ईंट वगैरह इससे फिल्ट को फिल्टर कर लेते हैं। अंडरग्राउंड पाइप टेक्स वाटर टू सम मतलब ज़मीन के अंदर का एरिया, ठीक है,
वहाँ पे इकट्ठा करते अगर इमीडिएट यूज़ करना हो। फिर सम्प से वो चीज़ वेल के अंदर, कुएँ के अंदर जाती है, जो बाद में यूज़ करने के काम आती है। वेल रिचार्ज जो होता है वो अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। वाटर इज़ यूज फ्रॉम द वेल लेटर ऑन, बाद में कुएँ से यूज़ करते हैं। पहला तो सम्प में होता है, अगर आपको तुरंत यूज़ करना, उसके बाद वो ज़मीन के अंदर चला जाता है। अच्छा, अलग से एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ, ग्राउंड वाटर किसको कहेंगे? वो पानी जो 15 मीटर से नीचे की रेंज से निकाला जाता है उसको अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, या ग्राउंड वाटर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? पहला, इट इज़ अ रिलायबल सोर्स ऑफ वाटर व्हेन ऑल अदर सोर्सेज ऑफ वाटर ड्राई अप। जब सारे बाकी सोर्सेज भी सूख जाएंगे तब भी आपके पास में ये ऑप्शन हमेशा बचा रहेगा कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पानी ला सकते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज द प्योर फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। नेचुरल वाटर का इससे प्योर फॉर्म कुछ और नहीं हो सकता है। इट्स ऑल्सो गिवन टू सिक पीपल। अगर ये प्योर फॉर्म है तो आप बीमार इंसान को भी ये पानी पीने के लिए दे सकते हैं। बस आप इतना करिएगा जो आपकी छत हो और जो आपका पाइप हो वो साफ़ हो। अदरवाइज़ बारिश का पानी तो साफ़ आ रहा है, बट आपकी छत पे जब वो पानी गिरेगा तो वो पानी छत पर की गंदगी को अपने साथ में समेट लेगा, तो वो साफ़ नहीं रह जाएगा। तो आप अपनी छत को, अपने पाइप को साफ़ रखें। इट कैन बी यूज टू बीट द समर हीट इफ़ अंडरग्राउंड रूम्स एडजॉइनिंग द टैंक्स आर बिल्ट। अगर आप अंडरग्राउंड रूम को इस तरह से बनाते हैं कि रूम के जस्ट बगल में अंडरग्राउंड टैंक आपने बना रखा है, तो गर्मी में जो समर के मौसम में जो हीट पैदा होती है आसपास आपको जो परेशान करती है, उससे आपको थोड़ी सी राहत मिल सकती है। वो आपके रूम को ठंडा रखेगा। तो अभी आज के टाइम में जो मोस्ट एरिड या सेमी एरिड रीजन्स होते हैं वहाँ पे लोग रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। बिकॉज ये क्या करता है ना, इट इज़ ऑन द डिक्लाइन एज प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल ड्यू टू द पेरेनियल कैनल्स। वहाँ पे कैनाल्स लोग बनाते हैं, कैनाल से भी यूज़ होता है पानी का। देयर आर ओनली फ्यू हाउसेज विच स्टिल मेंटेन द टंकास। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो टंकास अभी भी बनाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ टैप वाटर। उनको ये जो नल का पानी आता है, टैप वाटर, वो उनको पसंद नहीं आता, तो टंकास बनाते हैं, वही पानी वो पीते हैं। फॉर्चुनेटली देयर आर सम पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग इज बीइंग सक्सेसफुली अडेप्टेड टू स्टोर एंड कंजर्व वाटर। ये बहुत अच्छी बात है, भाग्य की बात है कि इंडिया के बहुत से सारे हिस्सों में रूफ वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग चलता है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग चलता है। तमिलनाडु इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज़ मेड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कॉमन। तमिलनाडु कंपलसरी किया। तमिलनाडु इंडिया का पहला स्टेट है, उसने इस चीज़ को कंपलसरी कर रखा है कि आपको रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है। ठीक है, नहीं तो लीगल पनिशमेंट आपको मिल सकती है। इन गेंदाथुर एक जगह का नाम है, वहाँ पे एक रिमोट बैकवर्ड विलेज इन मैसूर कर्नाटका में। विलेजर्स हैव इंस्टॉल्ड इन देयर हाउस होल्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। वहाँ पे गांव के लोगों ने खुद अपने घर की छतों पर ये सिस्टम लगाया है, टू मीट देयर ग्रोइंग वाटर नीड्स, क्योंकि उनकी वाटर की नीड्स बढ़ती जा रही है, उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए। मीट मतलब मिलना नहीं, मीट मतलब फुलफिल करना, पहुँचना वहाँ तक। लगभग 200 से ज़्यादा घरों में सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है, और इन्होंने ये रेयर डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग रिच इन अंडर वाटर, ये बाकी लोगों से इस मामले में रिच है बिकॉज इन्होंने अंडर वाटर उसको सेव करके रखा है। गेंडाथुर रिसीव्स एन एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ 1000 mm विद 80% ऑफ कलेक्शन एफिशिएंसी। उनके वहाँ 1000 mm बारिश होती है अगर साल में, उसमें से 80% पानी लगभग ये लोग बचा लेते हैं, और लगभग हर हाउस जो है 50,000 लीटर पानी एक साल में बचाता है। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। हमारे और आपके जो घर की नॉर्मल पानी की टंकी होती है वो 500 लीटर की होती है, एक टंकी 500 लीटर की होती है। ठीक है, ये लोग कितना पानी बचाते हैं? 50,000 लीटर। तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है एक साल के अंदर बचाना। ठीक है, देखिए पेरेनियल कैनाल्स एक वर्ड आपने देखा था, इसका मतलब ये होता है कैनाल्स डेवलप्ड बाय डाइवर्टिंग वाटर फ्रॉम रिवर्स दैट फ्लो थ्रू आउट द ईयर। वो नदियाँ जो पूरे साल पानी बहाती हैं, पूरे साल बहती रहती है, उन नदियों में से काट के जो कैनाल अलग की जाती है उसको बोलते हैं पेरेनियल कैनाल कहते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में आपका चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को देखिएगा और बुक से भी पढ़िएगा। और अगर आपको कुछ दिक्कत आती है किसी चीज़ को समझने में, तो आप हमारे चैनल पे कमेंट में ये चीज़ ज़रूर बताइएगा, उसको हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।